आपकी स्क्रीन पर रोती हुई दिख रही देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका पुरोहित, जो इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि रात के अंधेरे में कुछ बदमाश उसके घर में घुस आए और उसकी अलमारी में रखे शादी के गहने और कुछ कैश को चोरी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका ने इस वीडियो में रोते हुए ये भी बताया कि कैसे उसकी ही आंखों के सामने बदमाशों ने उसके पति देवकृष्ण को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। प्रियंका इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था। वो जोर जोर से मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसका शोर किसी ने सुना ही नहीं। जबकि उसके कमरे के बगल ही उसकी सासू माँ और उसकी ननंद ज्योति भी सो रही थी। प्रियंका की आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे और आस पड़ोस से आए हुए लोग प्रियंका को संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। पहली नजर में ये एक सीधा सा केस लग रहा था, जिसमें चोरों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया था और प्रियंका के पति देवकृष्ण को विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया। देवकृष्ण के मौत के गम में प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे सच का खुलासा होता है, ये दर्द भरी कहानी धीरे धीरे एक ऐसी साजिश में बदलने लगती है जहां हर आंसुओं पर सवाल उठने लगते हैं। प्रियंका महाराष्ट्र के पन्ना खेड़ी गांव की रहने वाली थी। 1 अप्रैल 2015 ये वही दिन था जब प्रियंका की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी शादी धार डिस्ट्रिक्ट के बोदी खेरा चरण गांव के रहने वाले देवकृष्ण पुरोहित से हुई, लेकिन ये शादी किसी लव स्टोरी का अंजाम नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी अरेंज मैरिज थी जो परिवार के फैसलों, रिश्तेदारी और पुरानी परंपराओं के तय हुई थी। लेकिन इस शादी की एक और सच्चाई ये भी थी, जब ये रिश्ता जोड़ा गया तब प्रियंका और देवकृष्ण दोनों की उम्र लगभग 15 साल थी, यानी कि दोनों उस टाइम नाबालिग थे। कम समझ और छोटी उम्र के इस रिश्ते के बोझ को आगे ले जाने के लिए शायद वो दोनों अभी तैयार भी नहीं थे। बस इसी वजह से शादी के बाद भी प्रियंका अपने मायके में ही रहने लगी। दोनों परिवारों के बीच ये तय हुआ कि जब प्रियंका बालिग हो जाएगी तब परंपरा के मुताबिक वो अपने ससुराल यानी कि देवकृष्ण के साथ आकर रहेगी। तब तक के लिए ये रिश्ता दोनों परिवारों के लिए बस एक समझौता था। साल बीतते गए, वक्त बदलता रहा और फिर 2020 में प्रियंका ने अपने ससुराल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा। देवकृष्ण की माँ और उसकी बहन ज्योति ने बड़ी धूमधाम से प्रियंका का स्वागत किया। वहीं देवकृष्ण भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि शादी के 5 साल बाद वो अपनी पत्नी से मिल रहा था। देवकृष्ण की माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजारा था, उन्हें प्रियंका से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगा था अब घर में एक बहू आई है जो घर संभालेगी, जिम्मेदारियां उठाएगी और इस छोटे से परिवार को एक साथ बांध कर रखेगी। शुरू के कुछ दिनों तक प्रियंका ने घर को अच्छे से संभाला, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्रियंका ने घर की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। आए दिन वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। वो अक्सर फोन पर घंटों लगी रहती थी, बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर भी चली जाती थी। उसका अचानक से बदला हुआ ये बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रियंका शादी की रस्मों के मुताबिक अपने ससुराल तो आ गई थी, लेकिन उसका मन यहाँ लगता ही नहीं था। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने मायके में ही बिताने लगी। ससुराल में उसकी मौजूदगी सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित रहती थी। देवकृष्ण की माँ बताती हैं कि प्रियंका महीने में मुश्किल से 5 से 6 दिन ही ससुराल में रहती थी, जबकि बाकी के दिन वो अपने मायके में ही गुजारती थी। साल 2020 से ही देवकृष्ण की बहन ज्योति को प्रियंका पर शक होने लगा था कि प्रियंका का
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन ज्योति के पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से ज्योति चुप रही। लेकिन साल 2022 में ज्योति ने प्रियंका को व्हाट्सएप पर किसी से बात करते हुए देख लिया और उसने प्रियंका की सारी व्हाट्सएप चैट पढ़ ली और उसके बाद उसने ये बात देवकृष्ण और अपनी माँ को बता दी। जब देवकृष्ण ने प्रियंका से इस बारे में सवाल किया तो बात समझने की बजाय प्रियंका भड़क उठी। उसने पूरे परिवार के साथ गाली गलौज और झगड़ा करना शुरू कर दिया। घर का माहौल अचानक से तनाव और हंगामे में बदल गया। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि गुस्से में प्रियंका अपने मायके वापस चली गई और लगभग 3 साल तक वो वापस अपने ससुराल नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ देवकृष्ण और उसकी माँ प्रियंका को समझाने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन प्रियंका जिद पर अड़ गई थी कि अब वो वापस उस घर में नहीं आने वाली। लेकिन साल 2025 में परिवार के बहुत समझाने के बाद प्रियंका वापस अपने ससुराल आ गई और उसने देवकृष्ण के सामने ये शर्त रखी कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएगी। शर्तों के साथ वापस आई प्रियंका के लिए देवकृष्ण के दिल में बहुत उम्मीदें थी। देवकृष्ण उसे दिल से चाहता था। वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था। हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखता था। इवन वो अपनी बहन और अपनी माँ को भी टाइम नहीं देता था, क्योंकि प्रियंका अपनी सास और ननंद को पसंद नहीं करती थी, बस इसी उम्मीद में कि प्रियंका खुश रहे और उनका रिश्ता संभल जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी प्रियंका के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि इस बार उसका रवैया और भी ज़्यादा बदल गया था। अक्सर वो अपने कमरे में लॉक लगा लेती और दिन भर फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती। सुबह देर से उठना, घर के कामों में हाथ ना बटाना और छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना देना प्रियंका की हैबिट बन चुकी थी। देवकृष्ण और प्रियंका का ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था प्रियंका का जीजा कमलेश पुरोहित। कमलेश प्रियंका की कजिन सिस्टर का पति था, जो कि राजगढ़ में रहता था। साल 2017 में प्रियंका और कमलेश के बीच नज़दीकियां बढ़नी शुरू हुई थी। कमलेश खुद शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। इसका एहसास प्रियंका को खुद भी नहीं हुआ। वो ये भूल गई थी कि वो खुद शादीशुदा है और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कदम उसकी आने वाली ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालने वाले हैं। जब तक प्रियंका अपने मायके में थी, उसे हर चीज़ की आज़ादी थी। उसका खुद का एक पर्सनल स्पेस था। आने जाने पर कोई खास रोक टोक नहीं थी और आए दिन वो कमलेश से भी बड़ी आसानी से मिल लिया करती थी। सब कुछ उसके कंट्रोल में था, वक्त भी, जगह भी। लेकिन 2020 में जैसे ही प्रियंका अपने ससुराल आई, सब कुछ बदल गया। अब उसकी ज़िंदगी परिवार के बीच सिमट कर रह गई थी। दिन भर उसकी सास और ननद उसके साथ ही रहती थी और उसकी वो पुरानी आज़ादी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। सबसे बड़ा फ़र्क ये आया कि अब प्रियंका के लिए कमलेश से मिलना या फिर बात करना इतना आसान नहीं रहा। वो रिश्ता जो पहले बिना रुकावट के चल रहा था, अब उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया था। और शायद यहीं से अंदर ही अंदर एक ऐसी बेचैनी शुरू हुई जो आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। वो कहती थी, तुम काले हो, तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम मुझे कहीं घुमाने तक नहीं ले जाते हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं है और सच तो ये है कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और इतना ही नहीं, प्रियंका ये तक कह देती थी कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ, तुम मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर सकते। ये लफ्ज़ सिर्फ झगड़े का हिस्सा नहीं थे, ये धीरे धीरे उस रिश्ते को अंदर से तोड़ रहे थे, जिस रिश्ते को देवकृष्ण शुरू से ही बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ एक तरफ देवकृष्ण अपना घर संभालने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शादीशुदा होने के बावजूद प्रियंका कमलेश के प्यार में इतनी ज़्यादा डूब चुकी थी कि उसके लिए खुद का पति मायने नहीं रखता था। और धीरे धीरे देवकृष्ण उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसा इंसान बनकर रह गया जिसे वो अपने रास्ते की रुकावट समझने लगी। और जब कोई इंसान किसी को सिर्फ रुकावट के रूप में देखने लगता है, तो फिर रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो जाती है और ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है।
और कुछ ऐसा ही फैसला प्रियंका और कमलेश ने लिया। दोनों ने ये तय कर लिया कि कैसे भी करके देवकृष्ण को अपने रास्ते से हटाना है, जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र भाटी के साथ मिलकर 1 लाख रुपए में डील डन की, जिसमें से 50,000 रुपए एडवांस में पहले ही दे दिए गए और बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया गया। वैसे तो प्रियंका किचन में खाना बनाने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन 6 अप्रैल 2026 की रात को करीब 9 बजे के आसपास प्रियंका ने किचन में जाकर चाय बनाई और पकौड़े तले। लेकिन उस चाय और पकौड़े में उसने पहले से ही नींद की गोलियां मिला दी, ताकि रात को जब सब गहरी नींद में सो जाएं, तब वो अपने उस प्लान को अंजाम दे सके जिसको उसने कमलेश के साथ मिलकर बनाया था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अप्रैल 2026 की रात को प्रियंका ने कमरे का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था और करीब 12:30 बजे के आसपास सुरेंद्र भाटी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर देवकृष्ण के कमरे में घुस आया और गहरी नींद में सो रहे देवकृष्ण को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। प्रियंका ने पहले कुछ वक्त इंतजार किया। जब उसे लगा कि देवकृष्ण मर चुका है और सुरेंद्र भाटी भी गांव से काफी दूर सेफ एरिया में पहुंच गया है, तब उसने करीब 2 बजे के आसपास जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गहरी नींद में सो रही प्रियंका की सास और उसकी ननद ज्योति को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने जब प्रियंका के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने ज्योति को कई बार कॉल किया, जिससे ज्योति की भी नींद टूट गई। जब ज्योति और उसकी माँ प्रियंका के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा देवकृष्ण अपने ही बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रोती हुई ये कह रही थी कि घर में चोर घुस आए थे और उसके हाथ पैर को बांध दिया था। उसके बाद उन लोगों ने कमरे की अलमारी में रखे लगभग 3.5 लाख रुपए के गहने और कैश को चोरी कर लिया और जब देवकृष्ण ने इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से उसकी ही आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। प्रियंका की इस ड्रामेटिक स्टोरी और उसके आंसुओं ने उस वक्त सबको यकीन दिला दिया था, लेकिन गोदी खेड़ा की पुलिस टीम ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो चोरी हुए गहने और कैश उसके ही कमरे से बरामद हुए। पुलिस को प्रियंका पर शक हुआ और जब पुलिस टीम ने प्रियंका का फ़ोन चेक किया तो उनका शक यकीन में बदल गया और सिर्फ 36 घंटों के अंदर ही सुरेंद्र भाटी, प्रियंका और उसके लवर कमलेश को देवकृष्ण के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो कमलेश पुलिस की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो कमलेश ने पुलिस को बताया कि पहले वो देवकृष्ण को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना देना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि देवकृष्ण उसके बाद प्रियंका की जिंदगी को नर्क बना देगा। बस इसी वजह से उसने देवकृष्ण की जिंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया और मर्डर करने के बाद सुरेंद्र भाटी ने प्लान के अकॉर्डिंग देवकृष्ण का फ़ोन भी चोरी कर लिया, क्योंकि उसके फ़ोन में प्रियंका की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और कुछ अन्य सबूत भी थे। देवकृष्ण की जिंदगी पहले से ही संघर्ष से भरी हुई थी। उसके पिता गोदी खेड़ा गाँव में ही किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन साल 1999 में उसके पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। देवकृष्ण अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा था। छोटी सी उम्र से ही उसने घर की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी। अपने दम पर उसने मसालों का कारोबार भी शुरू किया था और वक्त के साथ देवकृष्ण ने अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बना लिया था। उसके जाने के बाद उसकी माँ और बहन पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि उन तीनों आरोपियों को यानी प्रियंका, कमलेश और सुरेंद्र भाटी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और तीनों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। एक माँ ने और एक बहन ने सिर्फ अपना बेटा और भाई नहीं खोया, बल्कि उनकी उम्मीद और इकलौता सहारा उनकी आंखों से बहुत दूर जा चुका है, जिसे वापस ले आना नामुमकिन है। अगर प्रियंका अपने पति देवकृष्ण को पसंद नहीं करती थी तो उसे तलाक भी दे सकती थी। अलग होने के और भी रास्ते थे, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो सिर्फ गलत नहीं था बल्कि बहुत ही खौफनाक था। प्रियंका और कमलेश के इस फैसले ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और उसके बाद भी दोनों एक नहीं हो पाए। कमलेश खुद 3 बच्चों का बाप था, लेकिन अपनी ही साली प्रियंका के प्यार में पागल कमलेश ने
अपनी पत्नी, अपने बच्चों और उनके फ्यूचर के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। जब किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती, नफ़रत और झूठ आ जाता है, तब वो रिश्ता धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ने लगता है। अगर प्रियंका को देवकृष्ण के साथ रिश्ता नहीं निभाना था, तो अलग होने के कानूनी और शांत रास्ते भी थे। तलाक, सेपरेशन, फैमिली डिस्कशन, ऑप्शन बहुत थे, लेकिन एक गलत फैसले ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यहाँ एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई, और 3 बच्चों का फ्यूचर भी अंधेरे में चला गया। ये केस ये भी दिखाता है कि गुस्से, ऑब्सेशन और सेल्फिश लव में लिए गए फैसले अक्सर इंसान को क्राइम की उस हद तक ले जाते हैं जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और हॉनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बातें छुपाई जाने लगती हैं, झूठ बढ़ने लगता है और ईगो प्यार से बड़ा हो जाता है, तब अंजाम अक्सर खतरनाक हो जाता है। एक गलत फैसला सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि कई घरों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन लेता है।